सभी को नमस्ते जी। मैं नीलार एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आर्य जगत के समाचारों को लेकर। अभिमन्त्रये वत्समानेन वो हविषा जुहोमि समानो मन्त्रः समीतिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रये वत्समानेन वो हविषा जुहोमि संरक्षध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्। आर्य जगत के समाचारों में इस कड़ी में हम बात करेंगे सितंबर माह के प्रथम सप्ताह के समाचारों के बारे में। और सितंबर माह के समाचारों की प्रथम सप्ताह की बात करें तो आप जानते हैं आर्य समाचार शुरू होते हैं आर्य निर्माण से। और संसार भर में आर्य निर्माण अगर कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा विधिवत निर्माण कर रही है। अन्य समाजें भी करती हैं, आर्य समाज के अन्य अनुसांगिक संगठन करते हैं निश्चित तौर पर, परंतु एक विधिवत एक पाठ्यक्रम देकर जैसे एक सिलेबस पढ़ाकर निर्माण अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा करती है। और राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने 3-4 सितंबर को सरस्वती विद्या मंदिर कैथल में एक 2 दिवसीय आर्य प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, जिसमें आचार्य धर्मपाल जी मुख्य आचार्य के रूप में रहे और 130 लोगों ने 2 दिन के लिए प्रतिज्ञा करके सत्र में बैठे और उन्होंने यह कहा कि हम 2 दिन का सत्र पूरा करेंगे। और 2 दिन के सत्र तक 130 लोगों ने अपना पुरुषार्थ किया और यह सत्र एक सफल सत्र रहा। इस सप्ताह में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा एक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें 130 लोगों ने सत्र में भाग लिया। अगले सप्ताह में 10-11 सितंबर को एक आर्य प्रशिक्षण सत्र आर्य समाज गन्नौर में होने वाला है, जो सोनीपत के क्षेत्र में आता है। यहाँ एक आर्य प्रशिक्षण सत्र होने वाला है। सत्र में पंजीकरण कराने की विधि आप सभी जानते हैं। 2 विधियां प्रचलित हैं। एक तो आप राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। एक आप फेसबुक व्हाट्सएप पर जो पत्रक आप लोग देखते हैं उस पत्रक में दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के कोई पदाधिकारी आपके परिचय में हैं, उनसे संपर्क कीजिए और सत्र में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। और इस सत्र का प्रचार आर्य कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर किया जा रहा है, जिसके आप फोटो चित्र वीडियो आप फेसबुक व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे। अगला सत्र यह भी पुरुष सत्र होने वाला है, जो कि पुन्हाना मेवात में होने जा रहा है। इस सत्र का भी प्रचार फेसबुक पर व्हाट्सएप पर जोरों शोरों से चल रहा है। आप ये मत समझना कि प्रचार फेसबुक पर ही है। प्रचार का अर्थ यहाँ समझना है, स्पष्ट समझना है आपको कि आर्य कार्यकर्ता जो सत्र के लिए प्रचार कर रहे हैं वो जिन लोगों से मिलते हैं, जिन व्यक्तियों से मिलते हैं, उनके चित्र आदि फेसबुक व्हाट्सएप पर आप देख रहे हो कि आर्य कार्यकर्ता दिन रात पुरुषार्थ करके आर्य सत्रों को सफल बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10-11 सितंबर को ही एक सत्र द्योरा कैथल में संपन्न होने जा रहा है, जो प्राइमरी विद्यालय में संपन्न होगा। उस सत्र में आप सभी लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अब कैथल की बात आई तो मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कैथल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं।
उन्होंने कटिबद्ध होकर प्रतिज्ञा की है कि हम कैथल में, अपने ग्रामों में, कैथल जनपद में जितने भी ग्राम हैं, किसी ना किसी ग्राम में, कैथल जनपद में प्रत्येक माह सत्र लगाएंगे। पिछले माह वही मैंने आपको बताया था कैथल में सत्र हुआ, इस सप्ताह में होने वाला है, अगले सप्ताह में और होने वाला है। तो कैथल में प्रत्येक माह में एक सत्र होने जा रहा है। तो कैथल के कार्यकर्ताओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके पुरुषार्थ को नमन, उनको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने ऐसी अखंड प्रतिज्ञा रूप में किया है कि हम अपने जनपद कार्यकरण करके मानेंगे, किसी व्यक्ति को आर्य सिद्धांतों से परिचित कराए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे कैथल के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। 10-11 सितंबर को ही एक सत्र जेएमडी गार्डन आया नगर दिल्ली में संपन्न होने जा रहा है। इस सत्र में भी दिल्ली के क्षेत्रवासी इस समाचार को सुन रहे हैं तो अवश्य भाग लीजिए, अपनी विरासत को जानिए, अपनी उस महान विद्या को जानिए, जिसको जानकर हम करोड़ों साल तक अपराजय रहे, विजय रहे, अखंड रहे। तो आओ सिद्धांतों को जाने। आया नगर 2 दिन के सत्र, सितंबर माह का पहला महिला आर्या प्रशिक्षण सत्र होने जा रहा है मोर की जींद में, जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में संपन्न होगा। वहाँ की कार्यकर्ताओं को, आर्याओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो अपने क्षेत्र में मातृशक्ति को विद्या देने के लिए दिन रात संघर्ष कर रही हैं और साथ साथ उनका संघर्ष कर रहे हैं उनके भाई, उनके पति, उनके बंधु, जो पूरे आर्य जगत के हमारे आर्य युवक, हमारे भाई बंधु हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जो अपना निर्माण तो कर रहे हैं, साथ साथ स्त्री जाति को भी, नारी जाति को भी दोबारा अबला से सबला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। 10-11 सितंबर को ही एक पुरुष सत्र होने जा रहा है आर्या गुरुकुल टटेसर जोंती में भी। आज के समय पर आर्या गुरुकुल टटेसर जोंती भी ठीक कैथल की भांति कार्य कर रहा है। आप देखेंगे समाचार में, अगर आप साप्ताहिक समाचार सुनते रहते हैं तो आपको पता होगा, हर बार की तरह प्रत्येक माह आर्या गुरुकुल टटेसर में भी कोई ना कोई सत्र होता है, चाहे वो महिला सत्र हो, चाहे पुरुष सत्र हो। तो आप निश्चित तौर पर अगर किसी का सत्र कराना चाहते हैं तो आप बेझिझक आर्या गुरुकुल टटेसर से संपर्क कीजिए। उस सप्ताह में, उस माह में कोई ना कोई सत्र अवश्य हो रहा होता है। तो आप जाइए, दिल्ली के निकट के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने उस सत्र में जरूर भेजिए, उनकी विरासत उनको अवश्य लौटाइए। और 10-11 सितंबर को ही एक सत्र जींद में होने जा रहा है, जो लड़कियों वाला स्कूल बस स्टैंड के पास में है। उस स्कूल में यह सत्र संपन्न होगा। आचार्य कौन रहेंगे यह बाद का देखने का विषय रहेगा, क्योंकि प्रत्येक आचार्य की ड्यूटी लगती है। कोई आचार्य पहले से नियत नहीं होता है, वह जो प्रांत के अध्यक्ष होते हैं वह उनकी ड्यूटियाँ लगाते हैं। जो सत्र संयोजक होते हैं, आचार्य वर्ग रहे चाहे अन्य कोई हमारा आर्य सद रहे, वह उनकी ड्यूटियाँ लगाता है और उन ड्यूटियों के आधार पर हमारे आचार्य कर्मठता से सत्र को लेते हैं। तो जींद कार्यकर्ता भी बिल्कुल दिल्ली की भांति, कैथल के भांति प्रत्येक माह में कम से कम 1 से 2 सत्रों का आयोजन कर रहे हैं। और सितंबर माह में भी जींद में 2 सत्र होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगला सत्र होने जा रहा है 17-18 सितंबर को, जो गुर्जर धर्मशाला कपाल मोगन यमुनानगर में होने जा रहा है। तो यमुनानगर के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे सुदूर इलाकों में जाकर, हरियाणा का एक बिल्कुल बॉर्डर का एरिया जहां पर आर्यों की कोई गतिविधि नहीं होती थी, वहां भी उन्होंने आर्य निर्माण करके आर्यों की तूती बजाई। ऐसे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। सितंबर माह का दूसरा महिला सत्र होने जा रहा है 17-18 सितंबर को आर्या गुरुकुल महाविद्यालय करनाल मॉडल टाउन में, जिसकी गुरुकुल के प्राचार्य हैं आचार्य सुशीला जी की अध्यक्षता में वो सत्र होगा। परंतु ये निश्चित न जानना कि आचार्य सुशीला जी ही रहेंगे, क्योंकि आचार्य सुशीला जी की भी ड्यूटी लगती है। हो सकता है वो आचार्य सुशीला जी की ड्यूटी किसी अन्य सत्र में हो और वहाँ पर कोई अन्य आचार्य सत्र में आए, परंतु हम सब हमारे आचार्यों की विद्या समान है, सेम सिद्धांत, सेम समय पर। अगर आप कभी ये जानना चाहें, अगर 2 बजे उदाहरण के लिए जींद में सत्र चल रहा है तो कैथल के कार्यकर्ता को जानना हो तो जींद के सत्र में क्या चल रहा है, तो वही चल रहा है जो यमुनानगर के सत्र में 2 बजे चल रहा है, जो दादरी के सत्र में 2 बजे चल रहा है, जो पलवल के सत्र में 2 बजे चल रहा है। अर्थात सभी का पाठ्यक्रम, अर्थात सभी सत्रों का पाठ्यक्रम, सभी आचार्यों का पाठ्यक्रम समय के साथ बंधा हुआ है। सुबह 7 बजे जो पाठ्यक्रम एक सत्र में होता है, जहाँ जहाँ सत्र होते हैं वही पाठ्यक्रम हो रहा होता है। सुबह से लेकर अंत तक सारा पाठ्यक्रम समय पर नियत होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं का अगर सत्र होने जा रहा है तो करनाल की मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। जाइए, पुरुषार्थ करो ताकि करनाल का वो सभागार, करनाल का आर्य समाज भवन, करनाल का वो हॉल भर जाए एक बार मातृशक्ति के उस जयघोष से,
जो हमें बड़े समय से हमारी मातृशक्ति विद्या से कटी रही, उनको दोबारा वह सिद्धांत जानने को मिले, दोबारा वे माता गार्गी की भांति सिद्धांतों पर चलने वाली बने। अगला सत्र होने जा रहा है 24-25 सितंबर को एमवीएन पब्लिक स्कूल आली ब्राह्मण हथीन पलवल में। अब पलवल की बात मैं इसलिए करना आप लोगों से ज़रूरी समझता हूं, जिस क्षेत्र को हमारे आंखों के सामने मिनी पाकिस्तान बना दिया गया हो, जिस क्षेत्र में इस्लाम की तूती बजती हो, जिस क्षेत्र में वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध सारी गतिविधियां हो रही हो, जिस क्षेत्र का राजतंत्र वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। ऐसे तो सारा ही पूरा संसार आज वेद के विरुद्ध चल रहा है, परंतु जहाँ सामान्य हिंदुओं का जीवन यापन करना दूभर हो गया हो, मेवात के क्षेत्र के व्यक्ति हमें बताते हैं कि हमारे 56 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो ऐसी अखंड पुरुषार्थ कर रहे हैं उस हिंदुओं को दोबारा वेद पाठी बनाने के लिए। तो उसमें चाहे वहाँ के अध्यक्ष हों, सचिव हों, मंत्री हों, प्रत्येक कार्यकर्ता का पुरुषार्थ वंदनीय है, जो ऐसे विपरीत माहौल में आर्य निर्माण में अपना जीवन, अपना समय, अपना धन लगा रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ऐसे स्थानों पर आर्य प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन होता है तो वहाँ सत्रों में जो संख्या आती है वो बढ़ चढ़कर आती है, स्थान छोटा पड़ जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ के लोग उस परिस्थिति से भली भांति जानते हैं जब अधर्मियों की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है। जो हमारे हिंदू भाई आज रोहतक, पानीपत, जींद, सोनीपत में रहते हैं, ये सोचते हैं कि हमें इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस्लाम बढ़े तो हमें कोई हानि नहीं, तो पूछ के देखो मेवात के उन लोगों से क्या हानि होती है। तो ऐसा समय आपके साथ बीते, ऐसी परिस्थिति आपके जनपदों में बने, उससे पहले आओ सबका आर्य निर्माण कर दें, आओ सबको आर्य बना दें, आओ सबको उनकी विरासत लौटा दें। और सितंबर माह का अभी तक का जो अंतिम सत्र होने वाला है वो 24-25 सितंबर को आर्य समाज शिवाजी कॉलोनी भवन में होने जा रहा है। तो आर्य समाज शिवाजी कॉलोनी भवन के निकट के क्षेत्र के गांव के लोग जरूर जाइए, सत्रों में भाग लीजिए, अपनी विरासत को जानिए। और सत्रों का प्रचार फेसबुक, व्हाट्सएप पर आप बढ़ चढ़कर देख रहे हो, उनका सहयोग कीजिए, उनसे संपर्क बात कीजिए, अपने सिद्धांतों को पुष्ट कीजिए, अपनी विरासत को जानिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा के उन कार्यों के बारे में जो सत्रों के अतिरिक्त होते हैं। सत्रों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा ने एक विशेष अभियान, जिसकी जानकारी मैंने पिछले सप्ताह के समाचारों में दी थी, उस अभियान को अब धरातल पर ला दिया गया है। और जिस अभियान का नाम था सक्षम आर्यसद सक्षम संगठन। इस अभियान के तहत मैंने आप सभी को बताया था, राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा ने इस अभियान के तहत 5 सूत्रों को जारी किया है। और ये 5 सूत्र आर्यों की दिशा दशा बदलने वाले सूत्र हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूं सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग पिछला समाचार नहीं सुन पाए थे उनको जानकारी अपडेट हो जाए। और उसका पहला नियम यह है कि प्रत्येक आर्यसद को संध्या विधिवत करनी आनी चाहिए और वह दोनों समय संध्या करता हो। आर्यसद कौन होता है ये आप भली भांति जानते हैं। संगठन का वह मूल, वह रीढ़, वह व्यक्ति जो संगठन को न मात्र नियंत्रित करता, पदाधिकारी रहता है और समय समय पर संगठन की आन बान शान के लिए कार्य करता है, वह होता है आर्यसद। अब आर्यसद किसी भी रूप में कमजोर ना हो, क्योंकि आर्य समाज तो नींव होता है, रीढ़ होता है। तो रीढ़ को और मजबूत काम करने के लिए अभियान राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा द्वारा चलाया गया। उसका पहला मंत्र यही है कि प्रत्येक आर्यसद दोनों समय संध्या करे, विधिवत करनी आनी चाहिए और करता हो। दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक आर्यसद सप्ताह में एक बार या तो घर पर अन्यथा किसी भी नजदीकी आर्य समाज में जाए और न मात्र सिर्फ जाए हवन करके आ जाए, वह प्रत्येक आर्य समाज की गतिविधि में भाग ले, वहां के पदाधिकारियों का उसका परिचय हो, सबको जानता हो, ताकि समय आने पर वह उन गतिविधियों में विधिवत भाग ले और आने वाले समय में आर्य समाजों का संचालन भी वह कर सके। ऐसा इसका दूसरा नियम है। और इस अभियान का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्रत्येक आर्यसद के घर में कोई भी संस्कार हो, 16 संस्कारों में वह वैदिक विधि से ही हो। यह आर्यसद सुनिश्चित करे। अगर घर में विरोध होता है तो घर वालों को आर्य बनाओ, परिवारों को आर्य बनाओ, पत्नी को आर्य बनाओ, माता पिता को आर्य बनाओ। यह तीसरा नियम है। और चौथा नियम इसी का पूरक नियम है। वह नियम यह है कि आपके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं वह आपके सहयोगी बने, अर्थात आपके आने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर पर आर्य बने। उदाहरण के लिए मैं समझाऊं, जैसे मैं हूं, मैं अपने माता पिता को आर्य नहीं बना पा रहा हूं, जैसे हमारे आर्यों के सामने समस्या
आती है, क्योंकि उन्होंने जीवन पौराणिकता में बिता दी। अगर बना देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम इतना सुनिश्चित अवश्य करें कि मेरे होने वाली पीढ़ियां निश्चित तौर पर आर्य सिद्धांतों को जानती हों, संगठन की सांस में सांस लेने वाले व्यक्ति हों, हमारे होने वाली संतान है। यह इस अभियान का चौथा नियम है। और पांचवा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्रत्येक कार्यसद संगठन निष्ठ हो। संगठन का निर्देश, संगठन का अनुशासन, संगठन की गतिविधि प्रत्येक कार्य के लिए सर्वमान्य होनी चाहिए कि संगठन ने मुझे कहा है तो यह कार्य मुझे करना ही है, किंतु परंतु इफ बट करना है तो संगठन के बाहर रहकर करे। आर्य सद संगठन में बंधा होता है इफ बट, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में करता है, सांगठनिक जीवन में नहीं करता, क्योंकि आर्य जानता है मेरा संगठन कोई मूर्खों का नहीं, कोई बालकों का संगठन नहीं, मेरा संगठन विद्वानों का संगठन है। एक दो विद्वान नहीं, 25-30 विद्वान एक साथ बैठकर निर्णय करते हैं और वही विद्वान समाज की दिशा तय कर रहे हैं। तो अपने विद्वानों पर आर्य सद भरोसा करते हैं। तो इसी अभियान का एक धरातल पर रूप आ गया है, और वह रूप यह है कि आज हमारे देश में आज राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा के तत्वाधान में लगभग 650 आर्य सद विधिवत संगठन के लिए जी जान एक कर रहे हैं और अपना जीवन लगा रहे हैं। इस अभियान के तहत अब इनकी संख्या बढ़ाकर कर देनी है 1000, और अगले 2 से 3 वर्षों में इनकी संख्या 1000 से बढ़ानी है 10,000। और जिस संगठन में आज मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, किसी को बात नहीं लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, परंतु सत्य तो स्वीकार करना होगा। आज संसार भर में किसी भी संगठन में, चाहे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS, हिंदू वाहिनी, जितने भी है, शिवसेना, किसी भी संगठन में 10,000 विशेष कार्यकर्ता नहीं है। और यह केवल और केवल किसके साथ होंगे? राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा के तहत, अर्थात आर्य महासंघ के 10,000 कार्यकर्ता बनाने का अभियान है सक्षम आर्य सद सक्षम संगठन। और इसी अभियान को बढ़ चढ़कर भाग आज हमारे आर्य सद कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और इसी अभियान के तहत दूसरा कार्य हो गया है कि जिन आर्य सदों को अभी तक के, उदाहरण के लिए किसी को संध्या उच्चारण में थोड़ी कमी आती, वैदिक यज्ञ में कोई कमी आती, साप्ताहिक यज्ञ में कोई उच्चारण में कोई कमी आती, अशुद्धि आती, विधि में कोई अगर संकोच था, तो उन संकोचों को दूर करने के लिए संध्या प्रशिक्षण, यज्ञ प्रशिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। और इन कक्षाओं का सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखें, DAV इंटर कॉलेज टीटरी बागपत उत्तर प्रदेश में, इसमें आर्य प्रवेश जी आचार्य के रूप में, अर्थात संध्या सिखाने वाले प्रशिक्षक के रूप में रहे। और आचार्य प्रवेश जी का उच्चारण, आचार्य प्रवेश जी का पुरुषार्थ वंदनीय है। सरकारी नौकरी में होते हुए व्याकरण पढ़ रहे हैं, और व्याकरण पढ़ने के साथ साथ सामवेद को पारायण करने वाले प्रवक्ता हैं। और इतना ही नहीं, जहां आर्य निर्मात्री सभा, जहां हमारा संगठन सुप्त हो गया था एक ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने संगठन का हानि करी, उस क्षेत्र में, सोनीपत जैसे क्षेत्र में, उन्होंने संगठन को दोबारा न मात्र जीवित किया, वो अपने क्षेत्र में अपने आर्यों के दम पर, अपने आर्यों के सहयोग से सत्र का भी आयोजन कर रहे हैं। ऐसे आर्य प्रवेश जी हमारे आगे आगामी भविष्य में आर्य आचार्य बने, प्रचारक तो आज हैं ही, और आचार्य न मात्र आचार्य बने, वह संगठन को चलाने वाले बने। उनके सानिध्य में सोनीपत बढ़ेगा, उनके सानिध्य में हरियाणा बढ़ेगा। तो ऐसे प्रवेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसी शुभकामनाएं देनी चाहिए हमें आर्य रोबिन जी को, जिन्होंने नवयुग इंटरनेशनल एकेडमी उत्तर प्रदेश बागपत में भी इसी प्रकार की संध्या प्रशिक्षण कक्षा का आयोजन किया। और इन प्रशिक्षणों के बाद जो युवाओं में संध्या के प्रति जो उच्चारण थे वो स्पष्ट हो गए, उनकी छटा देखने को ही बनती है। क्योंकि आर्य महासंघ का व्यक्ति निश्चित तौर पर जानो सिद्धांतों के साथ गोलमाल नहीं करता। जहां उसको स्पष्ट मंत्र नहीं आता, संध्या नहीं आती, वो कह देता है कि मुझे स्पष्ट नहीं है, मुझे मेरा उच्चारण ठीक कराइए आचार्य जी, हे मेरे प्रचारक मेरा उच्चारण ठीक कराइए, कराते हैं। अन्यथा मैं देखता हूं, मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वह समाज भी मेरा समाज है, कि जहां उच्चारण गलत होता है तो बस धक्का पेल वहां कर दी जाती है। परंतु आर्य महासंघ का कार्यकर्ता ऐसा नहीं करता। वह उच्चारण गलत होता तो ठीक उसका उच्चारण करने के लिए प्रयास करता है, संघर्ष करता है, इसीलिए तो वह आर्य सद बनता है। तो राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा का यह अभियान हर वर्ष चले, हर सप्ताह चले, हर दिन चलता रहे, और प्रत्येक आर्य जो 2 दिन का सत्र करके निकले वह आर्य बनकर न रह जाए, वह आर्य सद बने, वह प्रवक्ता बने, प्रचारक बने, आचार्य बने। और वही आचार्य मिलकर समाज में फिर क्या बनाएंगे? आर्यावर्त बनाएंगे। तो आर्य निर्मात्री सभा के इस महान कार्य को बहुत बहुत साधुवाद।
और यह सारा महान कार्य हो रहा है राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य जितेंद्र जी की अध्यक्षता में, और उनके सहयोगी हैं उनके विशेष सचिव आर्य दीपक जी, जो दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, व्यवसाय करते हुए, अपनी नौकरी करते हुए, घर परिवार करते हुए। उन लोगों से, आचार्य जितेंद्र जी से हमें अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। वो इस आयु में भी दिन रात एक कर रहे हैं संगठन के लिए। संगठन के एक निर्देश पर एक छोटा आर्य कार्यकर्ता उनको कह देता आचार्य जी मुझे ये चाहिए, वो ये नहीं कहते मैं विश्राम कर रहा हूँ, वो ये नहीं कहते मैं थक गया हूँ, वो ये नहीं कहते मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, वो कहते अच्छा आपको ये सहयोग चाहिए, चलो मैं आ जाता हूँ। अरे ऐसे आचार्य मिलते कहाँ हैं? ऐसे महान पुरुष हमें देखने को नहीं मिलते। तो राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा गर्व करती है, मैं गर्व करता हूँ, मैं आचार्य जितेंद्र जी का पुत्र, मैं आचार्य जितेंद्र जी का शिष्य, मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ कि उनके सानिध्य में मैं बढ़ रहा हूँ, मैं विद्या बढ़ा रहा हूँ। तो राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा के आचार्यों को, प्रवक्ताओं को, प्रचारकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा के समाचारों की। राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा के समाचारों की अब बात करें तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, पिछले माह में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा ने एक बड़ा अभियान चलाया है कि हम देश भर में आर्य समाजों की स्थापना करेंगे, और उस अभियान के तहत हरियाणा भर में 400 आर्य समाजों की स्थापना राष्ट्रीय आर्य संरक्षणी सभा ने करी। और 400 आर्य समाजों में जो जानकारी हमारे पास आ रही है, लगभग 350 आर्य समाज विधिवत चल रहे हैं, और जो नहीं ठीक प्रकार से किसी रूप में चल रहे हैं, वहां के आर्य कार्यकर्ता, वहां के प्रचारक, प्रवक्ता दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, अपने आर्यों का सहयोग कर रहे हैं कि आपको आर्य समाज चलाने में कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर कीजिए। और उस समस्या का समाधान करने के लिए हम ऋणी हैं आचार्य परमदेव मीमांसक जी के, जो हम सबके आदर्श हैं, जो हम सबके मार्गदर्शक हैं, जिनके तत्वाधान में यह पूरा महान संगठन खड़ा हो गया। उन्होंने हमारी समस्याओं का निदान करने के लिए एक पुस्तक लिख दी, और उस पुस्तक का नाम आर्य समाज, अर्थात उस न मात्र आर्य समाज की कोई व्याख्या नहीं उस पुस्तक में। उस पुस्तक संसार की पहली इकलौती पुस्तक जो हमें यह बताती है कि आर्य समाज चलाएं कैसे, और वह पुस्तक आर्यों के लिए बहुत बल देने वाली पुस्तक साबित हुई है। और उस पुस्तक का वितरण प्रत्येक आर्य समाज के कार्यकर्ता को वह पुस्तक पहुंच रही है, और बड़े व्यापक ढंग से उसका वितरण आज देश भर में हो रहा है। तो हमारे श्रद्धेय आचार्य परमदेव जी का हमारे ऊपर जो आशीर्वाद समय समय पर मिलता है, उसका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब जो राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा ने उत्तर प्रदेश में जो अभियान चलाया है, उस अभियान के तहत प्रथम चरण में लगभग 500 आर्य समाजों की स्थापना राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा उत्तर प्रदेश में करेगी, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य संजीव जी। और आचार्य संजीव जी राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। एक ऐसा महान संगठन जो सभी आर्यों को संगठित रखता है, संरक्षण करता है, ऐसा महान कार्य राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा का आचार्य संजीव जी को मिला हुआ, और उनकी अध्यक्षता में सारा कार्य संपन्न हो रहा है। और उनके विशेष सचिव हैं आर्य परवेश जी, जो कि अभी मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में संध्या प्रशिक्षण सत्र का आयोजन भी कर रहे हैं। तो परवेश जी का, आचार्य जी का बहुत बहुत साधुवाद। अब देखना यह रहेगा कि राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा उत्तर प्रदेश में अगले माह में, 1 माह के बाद मैं आपको दोबारा इसकी जानकारी दूंगा, कितने समाजों की स्थापना कर पाती है, किस रूप में सफल हो पाते हैं। हम प्रयास करें कि राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा का सहयोग करें, और वो जितने भी आर्य समाजों की स्थापना करें सारे विधिवत चलें। तो राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा अपने क्षेत्र में एक और कार्य कर रही है, वह कार्य वो जो श्रावणी पर्व से लेकर अभी तक चल रहा है। अर्थात राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा गंगा विहार उत्तर प्रदेश में वेद प्रचार अभियान में जुटी हुई है, और वह प्रत्येक अपने क्षेत्र में एक एक गली में, एक एक मोहल्ले मोहल्ले में 8-10 आर्यों की टीम जाती है, कभी 15 होते, कभी 20 होते हैं, और उन लोगों में वेद के सिद्धांतों को जनाते हैं। सामान्य रूप में सामान्य व्यक्ति को सिद्धांत समझ में आए, वेद के प्रति दोबारा आस्था बने, दोबारा से अपनी विरासत को जानने वाले बने, दोबारा वेद पाठी बने, ऐसे व्याख्यान करते हैं, उनको यज्ञ सिखाते हैं, और निःशुल्क उनके घरों में वेद का पाठ हो, उनके घरों में वेद के मंत्र गूंजे, उनके घरों में संस्कार हो, इसकी व्यवस्था राष्ट्रीय आर्य मातृ सभा वेद प्रचार महोत्सव के दौरान कर रही है। राष्ट्रीय आर्य संरक्षण सभा के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत साधुवाद। अब बात करते हैं आर्य समाज के समाचारों के बारे में। वैसे तो ये सारे समाचार ही आर्य समाज के हैं, परंतु आर्य समाज लाडपुर का वार्षिक महोत्सव इस सप्ताह में मनाया गया है, और लाडपुर आर्य समाज के महोत्सव में विशेष अतिथि रहे आचार्य उपाध्याय जी, जो आज सांगोपांग वेद विद्यापीठ गुरुकुल टटेसर जोंती के प्राचार्य हैं, और उनके सानिध्य में लोगों को जो उद्बोधन उनका सुनने को मिला, जो मार्गदर्शन उनको मिलने का मिला, फिर आर्य समाज जसोरखेड़ी, आर्य समाज कानोदा,
आर्य समाज खरमान, आर्य समाज दहकोरा, आर्य समाज रोध के कार्यकर्ताओं में दोबारा से जोश आया और न मात्र जोश आया, उन्होंने प्रतिज्ञा फिर से करी कि आचार्य जी आप निश्चिंत हो जाइए, हम आर्य समाज को दोबारा नई गति देंगे, दोबारा इन गतिविधियों को तेज करेंगे। ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक आर्य समाज में, प्रत्येक गली मोहल्ले में हो, प्रत्येक गली मोहल्ले में हमारा आर्य समाज बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत साधुवाद। और इस सप्ताह का एक दुखद समाचार जो हम सबको हताश करने वाला, निराश कर देने वाला, हमारे को स्थिर कर देने वाला समाचार साबित हो सकता है, परंतु आर्य बुद्धि से, विवेक से निर्णय करता है कि संसार में जो आया है उसको जाना होगा। और आज हमारे बीच से, इस सप्ताह में हमारे बीच से हमारे महान, हमारे आदरणीय, हमारे एक महान प्रकाशक आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका नाम प्रभाकर देव आर्य जी। प्रभाकर देव आर्य जी का हृदयघात होने की वजह से उनका देहांत हो गया। और प्रभाकर देव आर्य जी कोई सामान्य व्यक्ति न समझना, ये आर्य साहित्य के इतने बड़े प्रकाशक हैं कि इन्होंने 30 वर्षों में 300 बड़ी बड़ी महान पुस्तकों को अपने साहित्य से, अपने प्रकाशन से प्रकाशित किया। और जिन प्रकाशनों को स्थापित करने के लिए, जिन प्रकाशनों में अपना उन्होंने जीवन लगाया, उनको विस्तार देने के लिए जीवन लगाया, उनमें गुड़मल प्रहलाद कुमार आर्य स्मारक न्यास एक यह बहुत बड़ा प्रकाशन है। और इसके साथ साथ काम करती है हितकारी प्रकाशन समिति। ऐसे महान प्रकाशनों का न मात्र उनको बढ़ाया, उनमें आज ऐसी उन्होंने एक छवि समाज के सामने रख दी कि आर्य साहित्य में उनका आज बोलबाला था, परंतु वो बोलबाला सदा के लिए शांत हो गया। परंतु आर्यों के मनों में, उनके बुद्धि में, उनके विचार, उनकी कार्यशैली, उनका जीवन हमारे लिए सदैव रहेगा, उनका कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणादायक रहेगा। परंतु जो लोग आर्य महासंघ के ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं ये तो किसी की नहीं सुनते, आर्य समाज से इनका कोई संबंध नहीं, तो मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूँ, संसार भर का, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कछार तक, प्रत्येक आर्य, प्रत्येक आचार्य, प्रत्येक प्रवक्ता, प्रत्येक सन्यासी आर्य महासंघ का है। सब आर्य महासंघ का है, सबका आर्य महासंघ है। और ये मैं ये इसलिए दृढ़ता से कहना चाहता हूँ क्योंकि आज नहीं तो कल यह आर्य महासंघ इकलौता वह संगठन बनेगा जो संसार भर को, आर्यों को एकता सूत्र में बांधेगा। क्योंकि आर्य महासंघ इकलौता ऐसा संगठन है जो आर्यों को एकता सूत्र में बांधने के लिए काम कर रहा है, साथ साथ आर्य निर्माण भी कर रहा है। उसी आर्य महासंघ ने अपने आधिकारिक एक शोक पत्र जारी करते हुए अपने आर्यों को समझाया, अपने आर्यों को प्रेरणा दी कि जीवन जियो, समाज के लिए कार्य करो, तो प्रभाकर देव आर्य जी की भांति करो, जिन्होंने अपना जीवन आर्य समाज के लिए लगाया, आर्य साहित्य के लिए लगाया, ऋषि दयानंद के महान कार्य के लिए लगाया। तो आओ हम प्रभाकर देव आर्य जी के जीवन से प्रेरणा लें और उन्हीं की तरह हम कार्य करें, ताकि हमारा नाम हो अथवा न हो, परंतु काम होना चाहिए। और यही तो ऋषि का सपना था, नाम उनका हो चाहे ना हो, उनका काम होना चाहिए। आओ ऋषि दयानंद का काम करें, आओ प्रभाकर देव जी का जो बचा हुआ काम है उसको हम पूरा करें। और मैं आर्य महासंघ से, आर्य जगत से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभाकर देव आर्य जी को, हे परमपिता परमेश्वर, उनको जन्म मरण से मुक्त करो और ताकि वह मोक्ष के भागी बने, ताकि उनकी आत्मा करोड़ों वर्षों तक आनंद का सुख भोग सके। प्रभाकर देव जी की आत्मा को ईश्वर शांति देवे। अब बढ़ते हैं आर्य जगत के खुले समाचारों की ओर। और खुले समाचारों में हम बात करते हैं आर्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने गांव में, क्षेत्र में जो वो गतिविधियां जो सीधे रूप में आर्यों को प्रभावित करती अपितु साथ साथ हिंदुओं को, पौराणिक को, ईसाइयों को, बौद्धों को, सबको प्रभावित करती हैं, उन समाचारों के बारे में। और इस बार इन समाचारों में सबसे बड़ी गतिविधि हुई है रोहतक के टिटोली ग्राम के अंदर। टिटोली ग्राम में आप जानते हैं एक यह ऐसा ग्राम है जिस ग्राम का प्रत्येक आर्य, प्रत्येक युवा दिन रात संघर्ष कर रहा है। और उसी संघर्ष के बदौलत आज आर्य समाज के महान कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाले आर्य विकास जी, जो सरकारी सेवा में होते हुए भी अपने देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं की बिगड़ती दशा के लिए काम कर रहे हैं। और वह दशा क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि टिटोली में आज 2 शराब के ठेके चल रहे हैं। अब चलाओगे जो जवान बच्चे आजकल हम देख रहे हैं कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, कहीं चीटा पी रहे हैं, कहीं समय आदि का जो सूखा नशा जो ज्यादा फैल गया समाज में, उसके खिलाफ हमने एक छोटा सा अभियान चलाया है, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्गों ने और नौजवान साथियों ने और महिलाओं ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और भविष्य में भी ऐसी हम
कामना करते हैं कि भविष्य में भी मेरा गांव इस चीज में आगे बढ़ेगा और हम सब साथ मिलकर इस नशे को दूर भगाएंगे और अपने गांव को बचाएंगे। क्या लगता है आपको कि इस तरीके से इस नशे से मुक्ति पा सकते हैं? बिल्कुल, हम सब मुक्ति पा सकते हैं। हमने इसका उपाय भी बताया है कि राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के 2-2 दिन के कैंप लगते हैं जो युवाओं को एक सही दिशा देने का काम करते हैं, जिससे युवा को पता लग जाता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे अपने इस जीवन में क्या करना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है। विषय ये नहीं है कि शराब के ठेके बंद करा दो, क्योंकि आर्य बुद्धि से विवेक से निर्णय लेता है। ठेके बंद करा देना समाधान नहीं है, क्योंकि ठेका बंद करा दिया तो हमारे घर का व्यक्ति, मेरे गांव का व्यक्ति, मेरी गली का व्यक्ति यहाँ नहीं तो दूसरे ठेके पर पी कर आएगा, यहाँ नहीं तो दूसरे गांव में जाकर पी कर आएगा, शहर में जाकर पी कर आएगा। परंतु आर्य बुद्धिमान होता है, विवेक से निर्णय लेता है, और उसी विवेक से निर्णय में परिणाम ये हुआ है कि टिटोली ग्राम में एक पंचायत का आयोजन किया गया और आर्यों ने बड़े खुले विचार के रूप में स्पष्ट कर दिया, हमें शराब के ठेके से कोई शत्रुता नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर उस रूप में है, परंतु असल हमारे व्यक्तियों में जो कमी आ गई है, सिद्धांतिक कमी आ गई, जिसकी वजह से वो वैष्णव में पड़ गए। आओ उस कमी को दूर करें, आओ हमारे व्यक्ति को नशे से ही दूर कर दें, ताकि उसके सामने ठेका आ जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आर्यों के ऊपर बुरे विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस अभियान के तहत उन्होंने एक बड़ी एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा में हमारे विशेष अतिथि रहे आर्य सुरेंद्र सैनी जी जो जींद से हैं और आर्य अमित जी जो रोहतक से हैं। उन्होंने अपना विशेष उद्बोधन दिया। रेट तो किया सस्ता और शराब की बिक्री को बढ़ा, उसकी फिर योजनाएं लेके आई। 25 साल उम्र 30 को घटा के 21 करोड़ और छूट दे दी ताकि युवा इस तरफ आकर्षित हों और घर बर्बाद। अरे ऐसी ऐसी घटनाएं, शराब के नशे में माँ बाप को गोली मार दी। अभी रोहतक की घटना पिछले महीने की, फरीदाबाद में अभी 1 महीने पहले की माँ और बाप को कैंची से गोद करके मार दिया, शराब के पैसे मांग रहा था नहीं दिए। अभी पानीपत की घटना है, 42 साल का एक व्यक्ति शराब के नशे में था, 6 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं, मेरे जींद में भी एक घटना घटित हुई थी, सफीदों में मलिकपुर गांव है। माँ बेचारी दिव्यांग थी, अपाहिज थी और पैसे मांग रहा था शराब के। पत्नी का भी तलाक हो गया था, नशा करने लग गया था, माँ ने पैसे नहीं दिए और आंगन में घेर करके पीटने लगे अपनी माँ को। जब माँ ने विरोध किया, उसके पिता ने विरोध किया, उसको भी पीटा। माँ बेचारी छुटा छुटू के और बाथरूम के अंदर जाकर कुंडी लगा ली अंदर से। अभी 1.5 महीने पहले की घटना है। उस बाथरूम को, इस गेट को तोड़ दिया पूरा, और तोड़ करके और उस माँ के यहाँ से बाल पकड़ कर पूरी ताकत के साथ और उसको घसीटता हुआ बाहर आंगन के बीच में लेके आया। और जब वो बाल पकड़ के खींच रहा था ना, वो गुच्छा भी उसके हाथ में आ गया, बालों का जड़ समेत। और उस माँ को उस आंगन के बीच में घेर कर लातों से और गुस्सों से उसको पीटना शुरू कर दिया। और जब भी उस माँ का जी नहीं निकला ना, तो उसकी गर्दन के ऊपर अपना पैर रख करके खड़ा हो गया, इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयता के साथ। विचार करके देखो माताओं, उस माँ का जी कैसे निकला होगा, कितनी तड़फी होगी वो बेचारी ने, जिस बालक को जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, और आज उसी ने इतनी निर्दयता के साथ उसको मार दिया। क्या बीती होगी उस माँ के ऊपर। लेकिन ये वर्तमान की सरकारें क्या कर रही हैं कि 7,900 करोड़ को 9200 करोड़ में कैसे बदला जाए, उसकी योजनाएं लेकर के आ रही, उस पर बुद्धि लगा रही, उस पर विचार कर रही हैं। कि ये ठीक होने वाला नहीं है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के जो उनके जीवन शैली थी वो इतनी उन्नत है कि संसार को लौट करके वहीं आना पड़ेगा। और गांव के युवाओं ने जब वो उद्बोधन सुना, मुख्य व्यक्तियों ने वो उद्बोधन सुना, तो उनमें प्रेरणा के भाव जागे और वो समझ गए कि आर्य समाज किसी का शत्रु नहीं है। उसको ठेके से, शराब से सीधी शत्रुता उस रूप में नहीं है, उसकी शत्रुता तो विचार की है। अगर विचार ठीक हो गया तो ठेके के सामने आपका घर हो तब भी आपत्ति नहीं होती। अगर आप में सामर्थ्य होगा तो आप ठेका हटा ले जाओगे। परंतु अगर आप विचार ही नहीं बना पाओगे किसी व्यक्ति का कि शराब हानिकारक है, तो कितने भी ठेके हटाते रहो, कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपने ठेका हटा दोगे तो कल को सुल्फा पिएगा, वो भांग पिएगा, धतूरा पिएगा, स्मैक पिएगा, न जाने दूसरा व्यसन करेगा वो।
और आजकल तो हीरोइन के इंजेक्शन आते हैं, आप जानते हैं पंजाब इस रूप में बदनाम हो चुका है। तो आर्य बुद्धि से, विवेक से निर्णय लेता है कि हमें आर्य समाज को नशे से दूर करना है, और नशे से दूर, नशे की कोई समस्या मेरे यहाँ तलब लगना गले में, हृदय में, यहाँ नहीं, वो समस्या यहाँ है। उस समस्या का निराकरण यहीं से होगा, क्योंकि आर्य विवेक से निर्णय लेता है। और इसी का रूप यह रहा, टिटोली ग्राम में एक भव्य पंचायत का आयोजन किया, जिस पंचायत में प्रत्येक आर्य ने, प्रत्येक आर्य कार्यकर्ता के साथ साथ गांव के सामान्य आर्यों ने, गांव के सामान्य बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, युवा साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और उसमें विशेष सहयोग देने की बात करें तो हमें विशेष सहयोग देना चाहिए आर्य मनीष जी का, आर्य संदीप जी का, आर्य भूप सिंह जी का, और भी न जाने कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष करके उस बैठक का आयोजन किया और गांव के प्रत्येक एक व्यक्ति को एकत्र किया। और ऐसे अभियान क्या टिटोली, क्या पंजाब, क्या पंचकूला, देश के हर गली में हो। और उन अभियानों की अध्यक्षता आज आर्य कर रहे हैं, कल दूसरे आर्य करें, कल वो लोग करें जो आर्य नहीं बने हैं, अर्थात जो सिद्धांतों को नहीं जानते। तो आओ सबको आर्य बनाएं, आओ सबको नशा मुक्त बनाएं, आओ देश को जाति व्यवस्था से दूर करके वर्ण व्यवस्था में लाएं, आओ देश का दोबारा से ऋषियों का संविधान, मनुस्मृति के सिद्धांतों के ऊपर इस देश को चलने वाला बनाएं, अर्थात वेद के जयघोष वाला बनाएं, अर्थात वेद के सिद्धांतों वाला बनाएं। तो इन बातों के साथ आज के समाचार समापन करते हैं। अगली बार मैं आप सभी के बीच फिर से आऊंगा अगले सप्ताह के समाचारों की ओर। तो तब तक आप इन समाचारों को अन्यों तक भेजिए, साझा कीजिए और मुझे जाने के लिए अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्ते जी। अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हो बहू तुम, जिंदगी की हो बहू तुम, झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हसरते महलों की गर तुमको सताए आन कर, हसरते महलों की गर तुमको सताए आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, जल चुके जो शव हैं उनकी, जल चुके जो शव हैं अस्थियां देखा करो,